गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप तुम्हें बहुत 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 मज़ा आ रहा होगा इन छुट्टियों के दिनों में। सैटरडे, संडे, फिर मंडे हमारा 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। तो मतलब अब से लेकर उस समय तक छुट्टियों का तो समय चल रहा है। मजे मतलब जो एग्जाम्स में के लिए तैयार हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी घर पे बैठकर तैयारी करने का मजा ही कुछ और है ना। तो अब तक तुम एग्जाम की तैयारी करने बाहर जा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आना जाना, ये सब समय अब बचाओ, घर पे बैठो, जम के तैयारी करो, एग्जाम दो, मजे करो और पूरा फोकस्ड होके जो हमें चाहिए उसको पाने की कोशिश में लगे रहो। ऑल द बेस्ट गाइस। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना आगे का सेशन। ये आज हम लोग सर्कल को कंप्लीट करेंगे और सर्कल कंप्लीट करने के बाद सीधा क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स में एंटर करेंगे। सीडीएस का ये वाला पोर्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं, है ना। तो हम लोग अब यहाँ पे फोकस करने जा रहे हैं। ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको क्यों मानता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इन पोर्शंस से, है ना। डिफरेंट सिनेरियो में क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम शुरुआत कर देते हैं, है ना। लेट्स बिगिन विद क्विज क्वेश्चन नंबर, जहां पे 37 पे हमने खत्म किया था एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, कि हम लोग 38 से शुरू करेंगे। तो लेट्स बिगिन इट सो दैट वी कैन फिनिश इट अर्ली। हाँ चलो बेटा शुरू करते हैं। Diagonals of a cyclic quadrilateral ABCD intersect at P and the area of the triangle APB is 24 square centimeter. If AB equal to 8 centimeter and CD equal to 5 centimeter, then what is the area of the triangle CPD? है ना। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते हैं, वो तकलीफ में आ जाएंगे इस क्वेश्चन को देखकर, है ना। और जो बच्चे थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव होंगे, इंफॉर्मेशन उनको होगा, तो उनको बड़ा ही मजा आएगा ऐसा क्वेश्चन करने में, है ना। तो मैं इस उन बच्चों के लिए ही नहीं, सभी बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को बना दे दूंगा आसान। बस तुम देखना क्वेश्चन को। डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect at P and the area of the triangle APB is 24 square centimeter. If AB equal to 8 centimeter and CD equal to 5 centimeter, then what is the area of the triangle? हमें कहा गया है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चलो मैं यही बना देता हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये रहा सर्कल, और सर्कल के अंदर है बेटा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, और जो भी क्वाड्रिलेटरल आप सर्कल के अंदर बनाओगे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाम भी हम लोग डाल देंगे, ए डाल देते हैं यहाँ पे, बी डाल देते हैं, यहाँ सी डाल देते हैं और यहाँ डी डाल देते हैं, ठीक है। ABCD नाम का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अच्छा अब हमें क्या बोला गया है कि इसके जो डायगोनल्स है ना वो इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे, P पे। तो हम एक काम करते हैं, AC और BD नाम का जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करवा देता हूं P पॉइंट पे। AC और BD नाम का जो डायगोनल है वो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा अब जब P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या चीजें दी हुई है हमको? हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, राइट, 24 स्क्वायर यूनिट्स ये दिया हुआ है, ठीक। और हमसे कहा गया है कि AB आपका 8 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये वाला जो साइड है ना वो 8 सेंटीमीटर का होगा, और CD हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा, माने ये वाला जो साइड है हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा। और यहाँ पे व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD, मतलब हमको पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD बताओ क्या होगा, ट्राइंगल CPD क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे ना घूम जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर, ठीक है, गुम हो जाते हैं, ठीक है, ये सोचकर कि ये सवाल यार क्वाड्रिलेटरल में है, क्वाड्रिलेटरल का कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ लगा ही नहीं पा रहे हैं हम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया गया है, तो ये क्या करें, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा क्या करना है यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चंस को देखते ही, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन भी नहीं मानूंगा मैं और बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान क्यों नहीं है, क्योंकि ये समझने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है कई बच्चों को, लेकिन ध्यान से देखना और समझना। अब मुझे ये बताओ कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया गया है APB 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जा रहा है CPD। तो मैं यहाँ पे अगर APB ट्राइंगल को देख रहा हूँ,
ठीक है, APB ट्रायंगल को, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ CPD ट्रायंगल को, ठीक है, दो ट्रायंगल्स को मैं देख रहा हूँ। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में जब चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जिसको आप कह सकते हो DPC, और ये APB, दोनों एंगल्स इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये कि अगर मान लो कि मैं इस A और D को, ठीक है, एक सेगमेंट कहूं, तो इस सेगमेंट में जो ये एंगल बनेगा ना बच्चे, ये वाला एंगल, ठीक है, वो इसी सेगमेंट में बने हुए इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये जो एंगल बनेगा DBA वो इक्वल होगा किसके, DCA के, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। और अगर ये एंगल इक्वल होगा तो ये और ये तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। वैसे भी सेगमेंट से भी अगर देखोगे तो भी इक्वल होगा। इसका मतलब ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD दोनों सिमिलर हैं। तो जैसे ही तुमको पता चल गया ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD दोनों सिमिलर हैं AA सिमिलरिटी से, तो इसका मतलब अब सिमिलरिटी का तो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद आ गया कि जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम क्या करते हैं, तो सिमिलरिटी के केस में हम क्या करते थे, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल APB होता था, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD ही था ना, CPD इक्वल टू क्या होता था, इसके जो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। मतलब अगर ये AB का स्क्वायर जो होगा वही हमारा इसका स्क्वायर भी होगा, CD का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। AB का स्क्वायर जो होगा वही AB स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर के बराबर होगा, नॉट वही, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB क्या है बच्चे, तो मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB लिखूं तो यहाँ पे 24 लिखूंगा। एरिया ऑफ CPD हमसे पूछ लिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD हमसे पूछा गया है, और इक्वल है AB स्क्वायर के, AB स्क्वायर हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और बाय CD स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है। तो मुझे लगता है अब कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को निकालने में टाइम तो वेस्ट नहीं ही करेगा, ठीक है, इसका आंसर निकालने में टाइम तो बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इक्वल टू 25 गुना 24 बटे 64, ठीक है, 24 गुना 25 बटे 64, यही होगा ना, है ना। तो अब जैसे ही सॉल्व करोगे इसको, 8 तिया 24, 8 8 64, कितना आ गया 75 बटे 8, और 75 बटे 8 का मतलब होता है कितना, 9.375 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9.375 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में बात आ गई, 9.375 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ये आसान सवाल है, मजेदार है, ठीक है। तुम अगर देखोगे सही तरीके से तो तुम्हारे पास ढेर सारी किताबें हैं, है ना, यहाँ पे पढ़ने के लिए। तुम ये सब जैसे PYQ में आए हुए क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CDS के, तो ये जो क्वेश्चन होंगे तो उसमें तुम क्या होगा, बुक्स वगैरह में जाओगे देखने ना, तो उसमें वो जो मेथड्स है ना, जिस मेथड्स को बुक ने तुम्हें समझाया हुआ है वो इतना लंबा चौड़ा कभी कभी हो जा रहा है कि तुम्हारे सिर के ऊपर से उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जो तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ ना, ये मेरा निकाला हुआ मेथड है जिससे कि मैं इस क्वेश्चन को आसान करता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। बुक इस मेथड में घुसोगे, बुक का कीड़ा बनने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। यहाँ पे वैसे तो मैं कहूँगा बुक पढ़ना, बुक के कांटेक्ट में रहना अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9.375, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चले बढ़े क्या, आगे बढ़ जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाओ। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दीस सर्कल्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दीस सर्कल्स। एक बात बताओ, तुम लोग जो बाद में जो बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हो, अभी क्या होता है कि लाइव सेशन में मैं तुम लोगों को देख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है कि तुम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी क्लास को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है कि यार क्या पढ़ाऊं कि छोड़ दूं, ठीक है, ऑफलाइन ही करते हैं यार, कौन पढ़ाएगा ऐसे में, ठीक है। लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि मेरे जो व्यूज है ना वो बढ़ते हैं,
ठीक है। कौन, इसका मतलब सभी बच्चे अपने अपने टाइम पे बैठते हैं, अपने अपने हिसाब से बैठते हैं, जो मुझे दिख रहा है अभी आज अभी के समय में। तो मैं तुम लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, है ना। लेकिन ऐसा है ना कि तुमको भी थोड़ा बहुत तो हेल्प करना ही पड़ेगा ना, मुझे ये बताने में कि सर हम हैं, ठीक है, हम हैं और हमें आप पर भरोसा है और हम आपसे पढ़ने के लिए इस टाइम पे आना चाहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब कभी कमेंट करो यार, कमेंट करो, कभी लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब तो मतलब करो ही, और साथ ही साथ अपने किसी फ्रेंड्स को, है ना, किसी फ्रेंड्स को या किसी ग्रुप में जिनको मतलब अच्छा लगे, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा लगा, मतलब मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि तुम्हें मतलब तुम्हें बिल्कुल अच्छा लगना ही चाहिए। अगर तुम्हें लगे कि नहीं सर ने बहुत अच्छा बताया है, सर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स के लिए सही है, तो तुम्हें ना मतलब थोड़ा सा मेहनत करो यार, सब ये फॉरवर्ड करो मेरे चैनल को, थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। और यूट्यूब पे थोड़ा सा लेट आने से कोई भी ऐसा नहीं होता है कि बेहतरीन टीचर जो जो बेहतरीन होते हैं वो आगे जाएंगे ही, ठीक है। आई एम मैं बेहतरीन अपने आप को इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बेहतरीन हर मायने में बेहतरीन हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों का ख्याल रखना जानता हूँ, ठीक है, मैं बच्चों को हेल्प करना जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में या एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्षेत्र में जो बच्चे मुझसे जुड़ेंगे ना, ठीक है, आई विल हेल्प देम आउट एट एनी एक्सटेंट, कहीं तक मैं उनको हेल्प करूंगा ताकि उनका ड्रीम फुलफिल हो, वो ड्रीम अपना पूरा करें। लेकिन इससे क्या है कि मुझे थोड़ा बहुत भी एक तरह से मोटिवेशन के लिए तुम लोग कभी लाइक कर दो, कभी कमेंट कर दो कि हाँ सर आपने ये किया, अच्छा लगा, ये सब थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक है, इंजॉय करूँगा मैं। नहीं करते हो ना, कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या करूँ कि नहीं करूँ, है ना। चलो फिर ज़्यादा बातें नहीं करके सवाल करते हैं, बेटर रहेगा, बातें तो बाद में चलती ही रहेगी। चलो 39, हाँ, the distance between the centers of two circles having radii 9 centimeter and 4 centimeter, ठीक है। कई बच्चे मुझसे पूछते थे, एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपको देखा नहीं, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे कैसे देखोगे जब मैं यूट्यूब्स वगैरह पे आता ही नहीं, इतने सारे ऐप्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करते करते, पढ़ाते पढ़ाते, मतलब मुझे बेटा 2006 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 6 से, देख के मुझे लगता नहीं है, बहुत लोग कहते हैं, है ना, ठीक है। 2006 से पढ़ा रहा हूँ, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है, इन फील्ड्स में, जिसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। लोग देख नहीं पाए हैं, ठीक है। बहुत सारे जो चैनल्स पे पढ़ाते हैं ना, उनमें से कई लोग तो मेरे खुद के स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है। नाम तो नहीं लूँगा बिकॉज दे आर डूइंग वेरी नाइस, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेट से आने से कोई चीज़ कम नहीं हो जाता है, देखो समझो। खैर चलो, सारी चीजें चलो छोड़ो, आगे पढ़ाई करते हैं। The distance between the centers of two circles having radii 9 centimeter and 4 centimeter is 13 centimeter. What is the length of the direct common tangent of these circles? ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ these circles। आ जाओ स्वयं देखो, इस सवाल का बहुत ही आसान सा जवाब है। जितने देर तक मैंने तुमसे बात की, मुझे लगता है कई बच्चों ने इसका आसान आंसर निकाल भी लिया होगा। Distance between the centers of two circles having radii 9 centimeter and 4 centimeter is 13 centimeter. What is the length of direct common tangent of these circles? Right? ये है सर्कल, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, मतलब एक तो सर्कल इतना चिपटा हुआ भी सर्कल ठीक नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा घुमा देते हैं सर्कल को, है ना, थोड़ा सा। तो मान लो कि ये है सर्कल, हाँ, नॉर्मल जनरल सा सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स having radii 9 centimeter and 4 centimeter 13 centimeter. What is the length of the direct common tangent? एक काम करता हूँ मैं, ये बताने से पहले ना तुम लोगों को थोड़ा सा डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। वो चीज मैंने तुम्हें बताई नहीं थी तो बता देता हूँ। देखो बेटा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोग जानते हैं बच्चे, कभी ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में हमारे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल ये रहा और ठीक इसके साथ दूसरा सर्कल ये रहा, ठीक, अगर एक टेंजेंट ऐसा हो कि दोनों सर्कल को, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल रहा हो, एक टेंजेंट ऐसा हो कि
दोनों सर्कल को टच करके निकल रहा हो ऐसे डायरेक्टली, ठीक। तो इसमें क्या क्या चीजें तुम्हें दी जाएंगी, यहाँ पे सेंटर होगा दोनों का, एक सेंटर O होगा, एक सेंटर O डैश होगा, O डैश होगा। तो यहां पे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको भी कनेक्ट कर दिया, है ना। और मैंने माना इस सर्कल का R1 रेडियस है, इस सर्कल का R2 रेडियस है, और इस सेंटर टू सेंटर मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है। तो अगर इस तरह से जो सर्कल होता है ना, इस पे जो ये टेंजेंट तुमने दिया ना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डीसीटी, मतलब अगर मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं इसको डीसीटी कहूँगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में अगर तुमसे किसी ने पूछा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी, तो तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें अंडर रूट रखना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर कर दो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर कर दो, ठीक है, बीच में माइनस का साइन डालो, और ये जो R1 और R2 है ना, इसका डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, R1 माइनस R2 के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। ये आ जाएगा तुमको लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर तुमको दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस किया, और दोनों रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दिया, अपने आप आ गया, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई एक बात। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर लो। क्या है भाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा हो दिखेगा तुमको। ये है सर्कल, ये है सर्कल, एक टेंजेंट इधर से आता हुआ दूसरी ओर टच कर रहा होगा सर्कल को, एक टेंजेंट ऐसे आता हुआ दूसरी ओर से टच कर रहा होगा सर्कल को, और दूसरा टेंजेंट ऐसे आता हुआ उस ओर से टच कर रहा होगा सर्कल को, ठीक है, ऐसे करके। इस तरह का जो टेंजेंट होता है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स भी दिया हुआ होता है तुमको, ठीक है। मान लो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ये इससे गुजर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेडियस मान लो हो गया तुम्हारा R1, और यहाँ पे इसका रेडियस हो गया तुम्हारा R2, ठीक है। इस केस में जो यहाँ पे ये जो लेंथ है ना, यहाँ टेंजेंट का यहाँ से यहाँ तक, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ ऑफ सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है जो हम लोगों को यहाँ पे रखनी पड़ेगी। हम लोग बस ऐसे करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या था, दोनों के रेडियस का डिफरेंस था। इसमें क्या है, दोनों के रेडियस का सम कर लेना और स्क्वायर कर लेना, बस इतना ही करना है। मतलब रूट तो उसमें भी था, रूट इसमें भी रहेगा। तो इतनी ही चीजें हैं, बस इतना ही छोटा सा डिफरेंस है। टीसीटी कहेंगे इसको, उसको डीसीटी कहेंगे। लेंथ ऑफ डीसीटी में भी यही था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, और उसमें माइनस किया था R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, और इसमें माइनस किया है R1 प्लस R2, मतलब रेडियस दोनों का लेकर, दोनों का रेडियस का सम और उसका स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया और ये चीज समझ में आ गई है, तो अगर हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा ही साधारण हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल दिया हुआ है, कितना 13 सेंटीमीटर, रेडियस दोनों का रेडाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट? तो डायरेक्ट मतलब लेंथ ऑफ डीसीटी, अब तो समझ में आ ही गया होगा। लेंथ ऑफ डीसीटी, डीसीटी कितना है भाई, ये है डिस्टेंस 13 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, और उसके बाद रेडियस, दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस मतलब 5 का स्क्वायर, और चढ़ा दो रूट। तो 169 माइनस 25 इज 144,
या मतलब 12 सेंटीमीटर। हो गई बात खत्म, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार समझ में आ गया तो चल पड़ते हैं ना आगे, जरूरत क्या है यहाँ पे रुके रहने की। चलो आगे बढ़ो, 40th नंबर देखो। 40वां नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल पाई एट द सेंटर ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा तुम्हें हिंट कर देता हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना मतलब मेंसुरेशन में भी तुमको देखने को मिलता है, तुमको सर्कल में भी रहेगा कि अगर ये मान लो सर्कल है, इस सर्कल में जो सेंटर है ना, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, इसको है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं थीटा। मतलब ये रहा ओ ए बी, ठीक है। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है क्या है, थीटा ओ ए बी। तो ये ए से बी तक को जो तुम देख रहे हो ना बच्चे, ये है लेंथ ऑफ आर्क। क्या है, ये आर्क है, आर्क का ये लेंथ है, और यहाँ पे ये है रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बीच और थीटा के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन एक ही बात हमको ध्यान रखना है, और वो बात क्या है, वो ये जो थीटा होता है ना बेटा, ये थीटा वो डिग्री में नहीं होता है, ये रेडियन में होता है। मतलब अगर 60 डिग्री है तो आप 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पाई/3। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर इस चीज को देखा जाए, समझ में अगर बात आ गई, तो इस क्वेश्चन को करते ही तुम्हारा सॉल्व तुरंत ही हो जाएगा। थीटा हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल पाई एट दिस सेंटर। मैंने थीटा को रखिए पाई बराबर एल को रखिए क्या, लेंथ ऑफ आर्क को रखिए यहाँ पे 22, ठीक है, और आर हमको निकालना है, तो आर क्या आ जाएगा 22/पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 है। 22/7, 7 ऊपर चला गया, 22 और 22 काट दिया, 7 सेंटीमीटर। आसान सा सवाल था, ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोगों को सीडीएस में पूछा गया सवाल है, इसलिए हम लोगों को इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया, हाँ इस क्वेश्चन को देखो। हाँ ठीक है, हाँ चलो ध्यान से देखो और समझो। Radii of the two circles are 4.5 centimeter and 3.5 centimeter respectively. The distance between the centers of the circle is 10 centimeter. What is the length of the transverse common tangent? अभी बता दिया है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है। अब इसमें तो कोई टाइम नहीं लगना चाहिए ना, मुझे करके दिखाओगे जल्दी से। ठीक है, डन। चलो देखो यहाँ पे और समझो। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। The distance between the centers of the circle is 10 centimeter. What is the length of the transverse common tangent? ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। तो लेंथ ऑफ टीसीटी अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो हम टीसीटी में टाइम नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा लेंथ ऑफ टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स हमको 4.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर।
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमको दिया जाएगा क्या, जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा ना वो है 10 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे और r1 प्लस r2 दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट हो गया 100 माइनस 64 हो जाएगा 36 और 36 का रूट होता है 6 सेंटीमीटर, काम हो गया खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 42 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, जल्दी से करो 42 नंबर क्वेश्चन, फटाफट निपटा दो। The locus of the midpoint of the radii of length 16 centimeter of a circle. Locus of the midpoint of the radii of length 16 centimeter of a circle is a concentric circle of radius 8 centimeter, a concentric circle of radius 16 centimeter, the diameter of the circle or straight line passing through the center of the circle. क्या इस सवाल में दम है क्या? तुम्हें कहां से लग रहा है कि इस सवाल में दम है? कुछ नहीं है दम। एक सर्कल बना लेंगे, क्या करेंगे, रेडाई ऑफ लेंथ, मतलब यहां पे क्या है ना, एक सर्कल बना लेंगे, इस सर्कल का मान लो कि ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस बोला गया है 16 सेंटीमीटर का है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस सर्कल का रेडियस 16 सेंटीमीटर का है तो क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द रेडाई ऑफ द लेंथ, ठीक है, मिड पॉइंट का। अच्छा इसका मिड पॉइंट मतलब ये, ठीक है, तो ये मान लो कुछ भी होगा, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी मिड पॉइंट में क्या होगी 8 सेंटीमीटर। तो ये मिड पॉइंट, अगर यहाँ पे मिड पॉइंट करोगे तो मिड पॉइंट का लोकस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, यूं घूमते 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 घूमते, लोकस मतलब इसका पाथ ऐसे बनेगा, क्योंकि हर जगह तो ये रेडियस ही होगा, ये रेडाई ऐसे बनेगा, रेडाई होगा, तो जाहिर सी बात है रेडाई होगा तो सबके मिड पॉइंट्स का पाथ यही होगा, ये है पाथ, ठीक है। तो ये जो पाथ ट्रेस हुआ है ये कैसा बन गया, ये भी तो एक सर्कल ही बन गया ना, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया है, मतलब एक ही सेंटर जिसका है, लेकिन इस बार इस सर्कल का लेंथ क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो मिड वैल्यू होगा वही होगा उसका, मिड वैल्यू मतलब सेंटर टू दैट पॉइंट 8 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, इसीलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, यही क्या आंसर होगा। इसमें कौन सा सवाल में कोई दम था ही नहीं। चलो अगला सवाल करते हैं। हाँ इस सवाल को देखो, इन द फिगर गिवन बिलो एक्स ए एंड एक्स बी, एक्स ये रहा एक्स ए एंड एक्स बी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल इफ एंगल ए एक्स बी, ये ए एक्स बी राइट है हमारा 50 डिग्री एंड ए सी इज पैरेलल टू एक्स बी, मतलब ये जो ए सी है वो एक्स बी के पैरेलल है, ठीक है, टू एक्स बी, देन व्हाट इज एंगल ए सी बी इक्वल टू, आपको निकालना है ए सी बी, ये वाला एंगल निकालना है भाई, ये वाला। चलो जल्दी से निकाल के दिखाओ। ठीक है आ गया। ओके चलो देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये जो ना ये पैरेलल है, ये बेवजह का फालतू का दिया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बिना इसके भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे ए और बी को यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, कोई दम नहीं है सवाल में, ए और बी को हम लोग मिला देते हैं। सपोज ए और बी को जैसे ही तुम नहीं मिलाओगे बच्चे, तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर थोड़ा ठीक से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमको निकालना क्या है, ए सी बी निकालना है, तो यहाँ पे ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई ना, क्या कि ये अगर 50 डिग्री है, ठीक, तो बाकी चूंकि x से a पॉइंट पे और x से b पॉइंट पे दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं, टेंजेंट्स इक्वल है तो ये 50 डिग्री है, तो बाकी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा 130 डिग्री बाई 2 माने 65 डिग्री, 65 डिग्री होगा, ठीक है। आराम से कोई भी बच्चा समझ लेगा, छोटा सा सवाल था ये कि यहाँ से दोनों टेंजेंट इक्वल है तो ये 65 डिग्री होगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये 65 डिग्री है, समझने वाली बात है मात्र, ऐसे समझो,
अगर ये 65 डिग्री है, हाँ हाँ, अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब कोई सा भी अगर तुम निकालोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये है टेंजेंट, ठीक है, ये है टेंजेंट और इस ये है कॉर्ड, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना, ये टेंजेंट और कॉर्ड के साथ जो एंगल बन रहा होता है वो अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के इक्वल होता है, मतलब 65 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये जो एंगल ACB है ना, 2 सेकंड का सवाल था और ये 65 डिग्री तुम्हारा तुरंत आ गया तुम्हें, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लगा। क्या बात है स्वयं, वाह, क्या बढ़िया बढ़िया करण, सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। इन द फिगर गिवन बिलो SPT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। पता है करण, मतलब मैं जो यहाँ पे अभी लाइव सेशन ले रहा हूं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सर आपने YouTube पे सेशन लो, आप YouTube पे सेशन लो CDS का, और सर एडवांस्ड पढ़ाना, सर एडवांस्ड का प्रैक्टिस सेशन कराना, PYQs भी कराना सर, ठीक है। तो मैं तो लेने को मेरे पास टाइम था नहीं, तो उन्होंने बहुत मैसेज किया कि लेना, ठीक है। और मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ, लेकिन बाद में बच्चे देख रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली बाद में देख रहे होंगे, तो वो सुन भी रहे होंगे, बाद में देख रहे हैं, लेकिन लाइव सेशन को मैं किसी को भी नहीं देखता हूँ अटेंड करता हुआ, ठीक है। और ये मुझे उन बच्चों के लिए बहुत ही मतलब परवाह होती है, ठीक है। और ये मतलब ऐसा लगता है ना कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट, है ना, परवाह इसलिए कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट, दे आर नॉट डिसिप्लिन, ठीक है। और तुम लोगों को मैं देख रहा हूं कि यू आर अटेंडिंग फ्रॉम डे 1, है ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि यू विल बी डूइंग वेरी गुड। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे अच्छा नहीं करेंगे, बट सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक नसीहत है, याद रखो, अगर इतना रिक्वेस्ट करते हो और कोई तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा हो तो रेस्पेक्ट इट, पहली चीज। इससे क्या फायदा होगा, सामने वाले को तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही, मोटिवेशन मिले या तुम लोगों का जो भी ऐसा मिलेगा कि तुम लोगों का प्यार फील होगा, ठीक है। लेकिन तुम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि तुम कंसिस्टेंट भी होगे और तुम डिसिप्लिन भी होगे टाइम को लेकर, ठीक है। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, और ये जब तक ये नहीं होगा तब तक यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन एनी एग्जामिनेशन, यू वोंट बी एबल टू जस्ट क्रैक एग्जामिनेशन, खाली सोचते रह जाओगे, ठीक है। तो हर चीज केवल तैयारी करने से नहीं होती है, उससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को समझना और सीखना होता है, ठीक है। तो कई बच्चों को मैंने देखा तो सभी मुझे यही बता रहे थे, सर शुरू कर दो, सर शुरू कर दो, ठीक है। तो शुरू कर दिया तो गायब, हाँ। चलो, बाकी मैं देख रहा हूं कि इतने सारे जो एजुकेटर्स हैं ना, उनके स्टूडेंट्स ने ही उनको बहुत आगे कर दिया, और मुझे तो मतलब पता ही नहीं चलता है कि मेरे स्टूडेंट्स मतलब कहीं मेरे आसपास हैं भी कि नहीं। चलो कोई नहीं। In the figure given below, SPT is a tangent to the circle at P and O is the center of the circle. If angle QPT, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है कौन नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन करो बेटा, डिसिप्लिन मेंटेन करो। मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो इस तरह की चीजें करते हैं, ठीक है। सेम हियर स्वयं, सेम हियर, आई लव यू टू गाइज, ठीक है। In the figure given below, SPT is a tangent to the circle at P and O is the center of the circle. If angle QPT equal to alpha, then what is angle POQ equal to? POQ, देखो कुछ करना नहीं है, यहां से यहां तक मिला दो, मिल गया। अगर ये सवाल ठीक से देखो तो ये टेंजेंट है, ये है कॉर्ड, ये अल्फा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये अल्फा हो जाएगा अल्टरनेट सेगमेंट में तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आर्क सेम आर्क से सेंटर पे एंगल बना और सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे एंगल बना सर्कल के, तो अगर वो अल्फा है तो ये जाहिर सी बात है 2 अल्फा हो जाएगा। तो 2 सेकंड का सवाल था, ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, ये CDS में पूछा गया सवाल है, हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, in the figure given below, 2 equal chords cut at point P. If AB equal to CD equal to 10 centimeter,
OC equal to 13 centimeter, O is the center of the circle and PB equal to 3 centimeter. Then what is the length of OP? ठीक है. In the figure given below, two equal chords cut at point P. ये अच्छा सवाल है. अभी मैं कुछ दिन पहले ये ऑफलाइन क्लास में करा रहा था. ठीक है. कहाँ करवा रहा था मैं? हाँ, कैवेलियर में. हाँ, वो करवा रहा था मैं. तो बढ़िया सवाल है ये. इस सवाल को तो अगर जिन बच्चों को याद होगा वो तो तुरंत ही कर लेंगे. ठीक है. जिनको नहीं पता होगा वो घूम जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है. करके बताओगे स्वयं? करण, वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई? देखो, इस सवाल को करोगे ना, इन द फिगर गिवन बिलो, टू इक्वल कॉर्ड्स कट एट पॉइंट P if AB equal to CD equal to 10 centimeter, OC equal to 13 centimeter, O is the center of the circle and PB equal to 3 centimeter, then what is the length of OP? अगर मैं इस सवाल को पूरा सॉल्व करने जाऊंगा ना, ठीक है, तो बहुत ही दुखी हो जाऊंगा, बहुत ही मुश्किल सवाल लगेगा. लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकली इस सवाल को सॉल्व करूंगा तो शायद जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा. देखो कैसे, मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाता हूँ. तुम्हें याद होगा, ठीक है, तुम्हें याद होगा कि हमारे पास एक सर्कल हो, ठीक है, और उस सर्कल में अगर मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं ऐसे AB और CD, कई बार मैंने तुम्हें याद दिलवा दिया है ये, ठीक है, और E पे काट रहे हैं, तो AE इंटू BE इक्वल टू C इंटू DE नाम की का रेशियो होता है. ठीक है, रेशियो होता है. अब क्या हो रहा है, अगर ये चीज सबके समझ में आ जाए, ठीक है, तो वो देखेगा, वो ये देखेगा कि हाँ, यहां पे देखो, ध्यान से समझो और ये बात अच्छे से समझना, अच्छे से. एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है AB और CD 10 सेंटीमीटर है, AB भी और CD भी 10 सेंटीमीटर है, उसमें PB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बताया. अच्छा एक बात बताओ, AB में अगर PB 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे AP को 7 सेंटीमीटर ही मानना पड़ेगा. ठीक है, 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे AP इंटू PB मतलब 7 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, DP इंटू PC, DP इंटू PC, है ना. तो मैं अगर मान लेता हूं PC, मुझे बहुत बड़ा वाला वैल्यू दिख रहा है, मतलब मान के मैं अगर क्वेश्चन करूं तो अगर मैं PC को 7 मान लेता हूं, DP को 3, तो देखो क्या फायदा होगा कि DP मुझे यहां से यहां तक मानने से फायदा ये हुआ कि यहाँ पे दोनों 10 सेंटीमीटर ही है, तो मैं अब यहाँ पे अपने हिसाब से मानने जा रहा हूँ. मैं DP को 2 यूनिट्स मान लेता हूँ और पूरा PC को 7 यूनिट मान लेता हूँ, क्योंकि है तो ये CD भी 10 सेंटीमीटर ही. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ये है मेरे पास 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट DP. अब मैं क्या करूंगा, यहां से सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा. ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से समझाऊं तुम्हें, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालते ही तुम्हें पता होगा कि सेंटर से जब आप किसी भी कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये बात हम लोग जानते हैं ना, कि अगर आप सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. और जब कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर ये पूरा CD 10 सेंटीमीटर का है, तो यहां से यहां तक, मतलब मान लो इसका नाम M रख दिया, OM, तो यहां से DM क्या हो गया 5 सेंटीमीटर और MC हो गया 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब तुम्हें एक चीज समझ में आएगा कि अगर DM 5 सेंटीमीटर हो गया और तुम्हें पता है पहले से भी कि DP2 है, उसमें DM 5 सेंटीमीटर है
और डीपी 2 है कि 3 है? 3 होना चाहिए था ना ये, हाँ 3 है, एक गलती हो गई यहाँ पे, इसको ठीक कर लो, 3 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 तभी तो वो 7 हुआ था ना। तो यहाँ पे डीपी है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर और पूरा का पूरा क्या है, डीएम है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो 5 में से इस पूरे डीएम में से 3 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो बात हो गई 2 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है ना। और हमको और क्या चीज दिया हुआ था यहाँ पे, ओसी हमारा क्या है भाई, तो ओसी हमारा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अगर मेरे पास ओसी 13 हुआ, समझना मेरी बात को, ओसी 13 हुआ तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं निकाल लेता हूं यहां से क्या, ओ एम, पहले मैं ओ एम निकाल लेता हूं, मैं पहले अच्छे से बना देता हूं तुमको। ओ एम, ये रहा एम, तो ओ एम कैसे निकालोगे, तो ये पूरा का पूरा, जब तुमने यहां से ओ एम परपेंडिकुलर डाला तो ये पूरा सीधी 2 पार्ट में बट गया, 5 और 5 में। तो ये सी एम हमारा क्या है, 5 है, ये है 13, तो ये है ओ एम हमारा 12 सेंटीमीटर। ओ एम 12 है। अब हमें पहले से ही पता है कि यहां से यहां तक डीएम हमारा कितना है, टोटल 5, और उसमें डीपी कितना हमने माना था 3, तो 5 में 3 माइनस किया तो यहाँ पे एमपी क्या हो गया, या पीएम कह लो, 2 यूनिट। तो इस ट्रायंगल में ओपीबी में, ओ एम, पीबी नहीं, ओपीएम में, ये वाला ट्रायंगल ओपीएम में ओ एम 12 है, ठीक है, पीएम 2 है, तो हमसे क्या पूछा गया था, ओपी क्या होगा। ओपी एक हाइपोटेनियस है, तो ओपी अगर हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस उसके बाद ये 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो टोटल कितना हो गया 148। ठीक है, और जैसे ही मैं 148 को सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 2√37 सेंटीमीटर, 2√37 सेंटीमीटर। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। समझ में बात आ गई। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अच्छा सवाल था ये, इसमें दम था। ठीक है, कई बार मैं कहता हूं ना कि ये दम नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, इस सवाल में दम था, बढ़िया था, सोचने वाला सवाल था, उसके बाद ही हो पाता। एक काम करते हैं, सर्कल, काफी क्वेश्चन सर्कल के कर लिए हमने, अब हम लोग मूव करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स की, और क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स की क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे, मेंसुरेशंस पे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, मेंसुरेशंस या फिर ट्रिग्नोमेट्री, जो भी डिमांड होगा बच्चों का उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर, ठीक है। आ जाओ, अब क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स पे हम लोग चल रहे हैं। तो पहले मैं क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स शुरू करने से पहले क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा मैं इस पे तुम लोगों को बता दूं, कुछ चीजें क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पे थोड़ा वर्क कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स एंड पैरेललोग्राम्स पे। ठीक है, पहली बात करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की। अगर मैं केवल क्वाड्रिलेटरल्स की बात करना चाहता हूं, केवल क्वाड्रिलेटरल्स की, तो क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स हैं। ठीक है, मान लो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है, ये 4 साइड्स हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स के चारों साइड्स का तो हम लोगों को पता है ही कि इसका जो एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक एक मान लो कि लाइन खींच देते हैं। ठीक है, मतलब जिसको आप डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो इस डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या करना है, डी से लेकर एक, यहाँ पे देखोगे डीएम नाम का एक परपेंडिकुलर बना और बी से लेकर एन नाम का परपेंडिकुलर बना। ठीक है, तो हम अगर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं ना,
तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा पता है बच्चे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, ये होगा तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये वाला ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसको मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ इंटू बेस दैट इज AC, हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट दैट इज DM, ठीक। फिर मैं प्लस करूंगा हाफ इंटू बेस AC, हाफ इंटू बेस AC इंटू इस बार जो हाइट है वो BN है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से हाफ AC को जैसे ही कॉमन लिया तो क्या मिला, DM प्लस BN। तो इसका मतलब ये कि कभी भी अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया मुझसे पूछा जाएगा ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमें करना क्या है, साफ साफ ऐसे लिखना है, हाफ इंटू डायगोनल, वन डायगोनल, ठीक है, और उसके बाद डायगोनल इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स, सम ऑफ द perpendiculars drawn on the diagonal from opposite vertex, क्या, vertex, बस ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं, ऑपोजिट वर्टिसेस, क्योंकि दोनों वर्टिसेस से है ना, B से भी और D से भी, ठीक है, ऑपोजिट वर्टिसेस, ठीक है बच्चे, वर्टिसेस, बस मतलब आधा, हाफ को गुना करो एक डायगोनल से, किस डायगोनल से, उस डायगोनल से, ठीक है, जिस पे दो ऑपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर गिर रहा हो, उस परपेंडिकुलर को यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो नॉर्मली हमको क्वाड्रिलेटरल में ये चीज सीखना है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल को मैं अगर ये चीज सीख गए तो मैं क्वाड्रिलेटरल से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और मैं चलूंगा यहाँ पे पैरेललोग्राम की ओर लेते हुए। जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं ना बेटा, हम लोग जब पैरेललोग्राम की बात करते हैं, बहुत ही साधारण सी बात करूंगा मैं, तो हमें तीन तरह के पैरेललोग्राम्स को यहाँ पे पढ़ना होता है। पहले तो मैं पैरेललोग्राम्स की बात कर लूं थोड़ा सा। तो पैरेललोग्राम्स क्या होता है, जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये रहा AB, ये CD, ठीक है। अब ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते ही है, AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसा भी हम पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं, ठीक है, और हम ऐसा भी पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं, है ना। तो कैसे भी आपको पैरेललोग्राम दिखाना है दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरेललोग्राम में क्या सब होता है, पहली बात तो ये कि जो पैरेललोग्राम्स हैं, जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, उनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A इक्वल होता है एंगल C के पैरेललोग्राम्स पे, ठीक है, एंगल B होता है एंगल D के। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ ही रहे होगे, एंगल B होता है एंगल D के, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक। उसके बाद जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है ना, वो बाइसेक्ट करते हैं बच्चे। पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है AO OC के बराबर होता है, AO OC के बराबर होता है, OB OD के बराबर होता है, OB OD के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे तुम मान के चलो, OA OC के बराबर और OB OD के बराबर, ये होता है बाइसेक्ट करना। कई बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे बताया नहीं गया है ऐसा, ठीक है। तो हम अपने मन से नहीं कहेंगे कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो दो प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम के जो हमें याद रखना होता है। तीसरी चीज कि जब हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो हाउ डू वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। मान लो कि हम ऐसे पैरेललोग्राम कोई यूं इस तरह का पैरेललोग्राम बना देते हैं, ठीक है। अगर किसी ने मुझे कहा कि एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं यार, ये तो जैसे तैसे बनाने वाली बात होगी,
ठीक है। बहुत ही बढ़िया तो बनाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन कम से कम थोड़ा सा तो ठीक ठाक बना लें, ठीक है, लगे कि पैरेललोग्राम बना है, ठीक है। हाँ चलो, अब जैसे ये है पैरेललोग्राम, वैसे ये भी तो लग तो नहीं रहा है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो अगर ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अभी मान लो इस पैरेललोग्राम पे ये हमारा बेस है, ठीक है, बेस। तो इस बेस से अपोजिट वर्टेक्स से जो इस बेस पे आप परपेंडिकुलर डालोगे ना एल्टीट्यूड, सपोज ये पैरेललोग्राम है ABCD नाम का, तो अपोजिट वर्टेक्स से जो आप यहाँ पे एल्टीट्यूड डाल रहे हो ना, कुछ भी एल्टीट्यूड डाल रहे हो, मान लो CE नाम का, तो अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहते हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा बेस इनटू हाइट होता है, माने ये वाला बेस, ठीक है, बेस और इनटू हाइट, और हाइट कौन सा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, जिस बेस पे ऑपोजिट वर्टेक्स से आप यहाँ पे एल्टीट्यूड डाल रहे हो। मतलब अगर आपको AB को बेस मानना है, तो AB के जस्ट ऑपोजिट जो वर्टेक्स होगा ना, चाहे आपको C हो चाहे आपका D हो, उसके ऊपर जो AB के ऊपर जो एल्टीट्यूड जाएगा वही हमारा हाइट है, ये हमको समझ के रखना है, ठीक है। ये हो गई एक बात एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, कई बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को अगर आप निकालना चाहते हो, इसका एक और तरीका है निकालने का, ठीक है। हम यहाँ पे कई बार पढ़ते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, अगर मान लो हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD नाम का। और यहाँ पे क्या होता है कि AB और AD, ठीक है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं, AB और AD, और इसके बीच एक एंगल दिया हुआ है बेटा हमारा थीटा। क्या दिया हुआ है, थीटा एंगल। तो जब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कोई तुमसे पूछे ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में तुम ये भी कर सकते हो कि एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, AB इंटू AD और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा, AB इंटू AD एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इनके बीच जो एंगल होगा ना, AB और AD तो रहेगा ही रहेगा, इनके बीच जो एंगल होगा ना, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, वो भी हो जाएगा, ठीक है। हेलो, खबर की खबर, क्या हालचाल, ठीक है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। चलें आगे बढ़े। ये तो पैरेललोग्राम का, ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी, ये जो राज था पैरेललोग्राम का, वो मैंने तुम्हारे सामने खोल दिया। अच्छा, इसके अलावा पैरेललोग्राम की जो चीजें होती है वो भी मैं बता देता हूँ। कितने तरह के पैरेललोग्राम्स, अब तुम्हें याद बस करवा देता हूँ। याद करवाने के लिए ये है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट। इसी पैरेलल लाइंस में को बेस बनाकर, इस पैरेलल लाइंस को बेस बनाकर मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे खींचा, ठीक है, यहाँ पे बना दिया, ठीक। और इस पैरेललोग्राम का नाम रखा ABCD, और यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्या है, X और Y नाम का पैरेलल लाइंस। अच्छा, ABCD। अब यहाँ पे AB को ही बेस मान के मैं एक अलग पैरेललोग्राम बना देता हूँ। AB को ही बेस मान के एक अलग पैरेललोग्राम बना देता हूँ। कौन सा पैरेललोग्राम, ABEF, ठीक है। तो ये जो तुम पैरेललोग्राम देख रहे हो ना, ABCD और ABEF दोनों इक्वल होंगे। मतलब पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD इक्वल होगा पैरेललोग्राम ABEF के। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये क्या होता है, पैरेललोग्राम्स on same base and between parallelograms on same base and between same parallels and between same parallels are equal in area. Same parallels are equal इन एरिया। बात खत्म। मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच अगर सेम बेस को मान के दो पैरेललोग्राम बनाया जाए तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। दैट्स इट। पैरेललोग्राम में फिलहाल हम लोगों को इतना ही समझना है, इससे ज्यादा हम लोगों को घुसना नहीं है।
हमें सवाल में जाना है, इसीलिए छोटी छोटी बातें जो जरूरत की बातें लगी मुझे वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस पैरेललोग्राम में ज्यादातर कौन से पैरेललोग्राम को हम लोगों को पढ़ना होता है? मैक्सिमम जो पैरेललोग्राम हम लोग पढ़ते हैं ना यहाँ पे, जो खासकर वो रेक्टेंगल पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद रोम्बस पढ़ते हैं। ये तीनों पैरेललोग्राम को हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि मेंसुरेशंस वगैरह में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो पैरेललोग्राम में इतनी बातें थी जो हम लोगों को यहाँ पे जानना था सवाल करने से पहले। अच्छा, इसके अलावा जब हम पैरेललोग्राम की बात ना करें, ठीक है, और हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल में एक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो ऑब्लिक साइड्स इक्वल होते हैं और दो साइड्स पैरेलल होते हैं। अच्छा, जब दो ऑब्लिक साइड्स इक्वल होंगे तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा, ठीक है। इस पे हम लोगों को सीडीएस में अलग अलग थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आता है, तो मैं अभी पहले शुरू कर रहा हूं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं इस पे, है ना। सॉल्व करते करते पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें ही हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है, बाकी तुम हम क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान सीख लेंगे। तो ये जब हम बात कर रहे हैं इसकी ये ए बी नाम का, और ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ठीक है। तो ये एक ट्रेपेजियम बना जिसमें ए बी पैरेलल सी डी के हैं, ए बी है पैरेलल किसके? सी डी के, और ये हाइट है डी और सी एफ नाम का हाइट है, ठीक है। तो अगर किसी ने हमको इस ट्रेपेजियम को, मैं एरिया फाइंड आउट करने को कहा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हम लोगों को कुछ खास इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ए बी प्लस सी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इसके साथ हाइट मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, मतलब ये वाला हाइट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हाइट, ये हो गया ट्रेपेजियम में जरूरी बातें जो समझनी है। एक और जरूरी बात है ट्रेपेजियम में, वो ये कि अगर तुम्हारे पास ट्रेपेजियम है, ठीक है, मान लो ट्रेपेजियम है जिसमें ये ए बी सी और डी है ना, और ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक, ए बी पैरेलल क्या है? सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो अगर ए डी पे कोई मिड पॉइंट आ जाए ई, और बी सी पे मिड पॉइंट आ जाए एफ, तो मैं ई और एफ को मिलाऊं ऐसे कि ई एफ पैरेलल हो जाए ए बी और सी डी दोनों के, माने ई एफ पैरेलल हो जाए किसके? ए बी सी डी दोनों के। तो ऐसे कंडीशन में जब तुमसे कभी पूछा जाएगा ना लेंथ ऑफ ई एफ, ठीक है, लेंथ ऑफ ई एफ, ठीक से देखो, लेंथ ऑफ ई एफ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, हाफ कर देना, और ये जो ए बी लेंथ है और सी डी दोनों का सम कर देना, ए बी प्लस सी डी, माने दोनों जो पैरेलल साइड्स है ना, दोनों पैरेलल साइड्स का सम करना और उसका आधा कर देना, अपने आप ई एफ का लेंथ हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो, ना बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन बोलो, ठीक है, सच्ची निष्ठा के साथ बोलो। चलो अब आ रहे हैं सवाल पे। अब हम लोग को कुछ खास करना नहीं है, सवाल में घुस जाते हैं। पहला सवाल देखो और ट्राई करने की कोशिश करो, तब तक थोड़ा सा ठंडा कर दे वातावरण, जल्दी। ए, क्या बात है, क्या बात है। स्वयं का कहना है कि इसका आंसर ए होगा। आओ बेटा जल्दी देखते हैं हम लोग फटाफट। एन ऑब्ट्यूज एंगल मेड बाय अ साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS विद अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज 150 डिग्री, ठीक है।
अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोला जा रहा है ये है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, राइट, ये एक पैरेललोग्राम है। मतलब थोड़ा सा बढ़िया बनाना पड़ेगा यार, ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो दिखता नहीं है पैरेललोग्राम की तरह, ठीक है। मान लो ये है पैरेललोग्राम, ठीक, तूने दूसरा फॉर्मूला, अच्छा ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा इधर जाके, थोड़ा सा, चलो इधर बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि ये है हमारा पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है हमारा, तो हमको बस एक बात समझना पड़ेगा यहाँ पे, और वो ये समझना है कि हम लोगों को इसके बारे में बता दिया गया है। मान लो कि ये क्या है, PQRS नाम का पैरेललोग्राम, ये P, ये Q, ये R, ये S नाम का पैरेललोग्राम है, राइट। ऑब्ट्यूज एंगल, ये जो है ना ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऑब्ट्यूज एंगल मेड बाय साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS विद अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज 150 डिग्री। ये है 150 डिग्री, अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स 150 डिग्री, ठीक है। अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, 150 डिग्री। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स, अगर इस पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, माने ये PQ और SR पैरेलल है, तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बेटा, मान लो कि ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये हो गया 90 डिग्री। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड्स PQ एंड SR, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड RQ। तो हमारा साइड RQ का लेंथ क्या होगा? अच्छा, ये RQ का लेंथ तो वही होगा ना जो लेंथ SP का होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये SP निकालूंगा। कैसे निकालूंगा देखो तो, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अगर ये 150, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और अब 30 डिग्री अगर ये एंगल है, तो 30 डिग्री के बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, और एंगल 30 डिग्री है सामने में, है ना, क्योंकि हम कौन सा ट्रायंगल उठा रहे हैं, SP, और मान लो ये M है, SPM। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर PM अपॉन हाइपोटेन्यूज PS इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो मैंने क्या किया, 20 अपॉन PS रख दिया, कितना भाई, यहाँ पे PS की वैल्यू तो नहीं पता, ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना रख दिया, 1/2। तो इससे मुझे PS क्या मिल गया, 40 सेंटीमीटर। और जैसे ही PS तुमको 40 सेंटीमीटर मिला, मैंने ये वाला 40 सेंटीमीटर मिला, तो इसका मतलब ये भी RQ भी 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर अगर तुमने आंसर किया ना बेटा, बहुत ही सही आंसर किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 40 सेंटीमीटर एकदम सही है, नो इश्यूज। चल अगला इस सवाल को करके देखो, ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, देखो। आया आंसर आया?
आंसर आया? देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इफ द साइड ऑफ अ rhombus is 10 centimeter, its diagonal should have value 16 centimeter and 12 centimeter. Reason: the diagonals of a rhombus cut at right angles. इसमें क्या बोला गया? If the sides of a rhombus is 10 centimeter, ये है rhombus, ठीक है, ये है तुम्हारा rhombus। पहले थोड़ा सा अच्छा बना दो, ठीक है, ये है rhombus, ठीक है, ये है तुम्हारा rhombus। अब अगर मान लो कि ये तुम्हारा rhombus होगा, तो rhombus में क्या बोला गया है कि साइड rhombus का 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। इट्स डायगोनल्स हैव वैल्यू 16 एंड 12। अब क्या होता है कि rhombus में हम लोगों को अगर पता हो तो अच्छे से हम जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है, चूंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो ये बात तो कंफर्म है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन बाइसेक्ट भी करते हैं किस पे? तो राइट एंगल पे, 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो अगर मान लो कि एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर का हुआ होगा, तो इसका मतलब ये डायगोनल आधा हो गया होगा 8 सेंटीमीटर का, और दूसरा डायगोनल अगर 12 सेंटीमीटर का होगा तो आधा हो गया होगा 6 सेंटीमीटर का। और चूंकि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो ट्रायंगल बना है ना बेटा, मान लो कि ये AOB ट्रायंगल बना, इसमें एक परपेंडिकुलर अगर 8 है, बेस 6 है, तो हाइपोटेनिस 10 है। इसका मतलब साइड ऑफ क्या, यहाँ पे साइड ऑफ डायगोनल, साइड ऑफ रोम्बस 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है अगर ये 8 और 6 होगा तो इसका मतलब पहला एजर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन: डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस कट एट राइट एंगल। अब डायगोनल्स ऑफ रोम्बस कट एट राइट एंगल, बिल्कुल राइट एंगल पे कट हुआ है, तभी तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 8 और 6 है तो सामने वाला 10 है। तो इसका मतलब ये रीजन भी करेक्ट है और एजर्शन भी करेक्ट है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बोलेंगे assertions and reasons are correct, assertion and reason are correct and R is the correct explanation of it। मतलब R की वजह से ही ये A संभव हो पाया है, उसने सही एक्सप्लेन किया है, ठीक है, and that's why this will be the correct answer। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An equilateral triangle and a regular hexagon are inscribed in a given circle. If A and B are the lengths of their sides respectively, then which one of the following is correct? चलो इस सवाल को करके मुझे जल्दी से जल्दी बताओ, कितनी जल्दी करके बता सकते हो? जस्ट गेट मी द आंसर फास्ट। ठीक है, आया कुछ? An equilateral triangle and a regular hexagon are inscribed in a given circle. If A and B are the lengths of their sides respectively, then which one of the following is correct? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। डी, ओके, स्वयं ने डी दिया आंसर। चलो हम एक बार चेक करते हैं इसको। An equilateral triangle and regular hexagon are inscribed in a given circle। एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं सर्कल, ठीक है, ये रहा सर्कल। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक, और इसी सर्कल में हम लोग क्या करेंगे, एक हेक्सागन ड्रॉ करेंगे रेगुलर, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत बड़ा छोटा तो बन ही जाता है यार, इसको संभालना भी एक कला है। ठीक है, चलो एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर दिया। रेगुलर, अब क्या होता है, मान लो इसको A B C, अच्छा ये D E F G H I, अच्छा इसके जो सेंटर्स है वो सेम ये O होंगे, ये O मान लो सेंटर। अब मुझे ये बताओ, अभी अगर तुम समझ में आएगा तुम्हें तो बहुत मजा आएगा, इस सवाल को तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमें बताया गया क्या कि A एंड B आर द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, माने A लेंथ किसका बताया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। A जो लेंथ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बताया गया है। तो अगर A लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहा हूँ। मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि इस
इसको अगर मैं यहां से यहां तक मिला दूं, ठीक है, यहां से यहां तक, चूंकि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर है, तो हम कहेंगे कि सर्कम सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब सर्कम सर्कल बनाओगे बच्चे, तो सर्कम सर्कल का मतलब ये जो है ना, ये सर्कम रेडियस है, ठीक है। ये जो ये तुम बना रहे हैं ना, ये सर्कम रेडियस है, ठीक है, ओ बी। तो सर्कम रेडियस ये भी है, और अगर मैं इसको कनेक्ट यहां से करता हूं तो वो भी सर्कम रेडियस है, ठीक है। ये बात तुम समझना। तो अगर मुझे किसी ने बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए है, तो बताओ सर्कम रेडियस क्या है। तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं तुम्हें, इस केस में ओ बी होता है सर्कम रेडियस, ओ बी इक्वल टू सर्कम रेडियस होता है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपॉन √3, तो ए अपॉन √3। तो ओ बी ए अपॉन √3 है बेटा, तो ओ डी भी तो हमारा ए अपॉन √3 ही होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, ठीक है। और ओ डी अगर ए अपॉन √3 है तो ओ ई भी अपन हम लोगों का ए अपॉन √3 होगा, ठीक है। और अगर ये भी है तो डी भी ए अपॉन √3 होगा, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन में जब हम इसको काटते हैं ना बीच से डायगोनल से, तो ये सब इक्वल हो जाता है। और रेगुलर हेक्सागन को जब तुम काटते हो तो ये 6 अलग अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, लेकिन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है, ये वाला साइड ना, वो ए अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट है। तो हम बहुत ही आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है। तो सपोज यहाँ पे मैं हेक्सागन की बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये ठीक है, चलो रहने दो। तो ये ओ बी अगर ए अपॉन √3 है, तो ओ डी भी हमारा क्या है, यहाँ पे ए अपॉन √3 है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर करना पड़ा, और ये है बी आर द लेंथ ऑफ योर सर्कल। अच्छा, ये जो बी है, ये तो लेंथ किसका है, बी लेंथ है इसका, किसका, हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का। तो और हमने यहाँ पे लेंथ ये जो निकाला है ए अपॉन √3, ये ए अपॉन √3 क्या निकाला है, लेंथ ऑफ रेगुलर हेक्सागन। मतलब ये तो रेडियस था, और ये लेंथ ऑफ रेगुलर हेक्सागन हमारा ए अपॉन √3 ही आएगा। तो ए अपॉन √3 किसके बराबर आया, बी के बराबर आया। तो मतलब लेंथ ऑफ रेगुलर हेक्सागन, अगर मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल को ए मानता हूँ, तो हेक्सागन का लेंथ क्या हो जाएगा, ए अपॉन √3 इक्वल दैट इज बी, है ना। तो मैं यहाँ पे a अपॉन √3 को b के इक्वल अगर रख देता हूँ, a अपॉन √3 को b के इक्वल, तो दोनों और मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे, और स्क्वायर करने पे क्या आ गया, a स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू b स्क्वायर। इसीलिए a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3b स्क्वायर करूंगा, और तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा d, है ना। ठीक है, नहीं ये स्वयं ये सही आंसर किए थे बेटा, इसमें घबराने की क्या बात है, आंसर सही है। बस थोड़ा सा मैं ये देख रहा था कि इसको मैं और फास्ट कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे ये जो रेडियस है, जिसको आप सर्कम रेडियस करेंगे ओ बी, वो ए अपॉन √3 होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और फिर ओ बी अगर ए अपॉन √3, तो ओ डी भी ए अपॉन √3, ओ ई भी ए अपॉन √3, और फिर इस केस में डी ई भी ए अपॉन √3। और डी ई के बारे में, रेगुलर हेक्सागन के लेंथ के बारे में बता दिया गया कि ये बी के बराबर है। इसीलिए ए अपॉन √3 को बी के बराबर रखने के बाद दोनों और स्क्वायर करते ही हम लोगों का आंसर हमको मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे, उसके बाद कल हम लोग इससे आगे करेंगे। हाँ, इस सवाल को देखो, ये तो आसान सा सवाल है, ये तो तुरंत हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। जल्दी करो, करके दिखाओ मुझे स्पीड में।
कितना 50 है ना। इन अ क्रिकेट मैच द फर्स्ट 5 बैट्समैन ऑफ अ टीम सेकेंड रन्स ये वर्ड में कुछ गलत लिख दिया गया होगा, चलो कोई नहीं। इन अ क्रिकेट मैच द फर्स्ट 5 बैट्समैन ऑफ अ टीम सिक्योर्ड, नॉर्मली होना चाहिए यहाँ पे सिक्योर्ड, ठीक है, रन्स, इसको मान लो सिक्योर्ड होगा, ठीक है, स्कोर्ड होना चाहिए, सिक्योर्ड भी नहीं कहो, स्कोर्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्या इन लोगों ने तो आधा तो मुझे यही ठीक करने के लिए रख लिया है। इन अ क्रिकेट मैच द फर्स्ट 5 बैट्समैन ऑफ अ टीम scored runs 30, 40, 50, 30 and 40, right? If these data represent a four-sided figure with 50 as its one of the diagonals, then what does second diagonal represent? ये एकदम आसान सा सवाल नहीं लग रहा है। 30 है, 40 है, 50 है, 30 है, 40 है। ऑफ कोर्स जब 30 और 40 है तो यहाँ पे ये 30, ये 30, ये 40, ये 40, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। और अगर ये 40, 40, 30, 30 अगर है तो ये एक पैरेललोग्राम है, राइट? और पैरेललोग्राम में अगर ऐसा होगा तो ये इसको डायगोनल को अगर तुम 50 कहते हो तो ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम में चूंकि ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो हम इस तरह के पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, और रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। और वो क्यों, ठीक है, तो अगर ये 50 है तो मुझे ये भी 50 कंसीडर करना होगा, तो ये 50 और 50 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है इसमें और कोई डेटा के अकॉर्डिंग कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। देखो अगर सवाल को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो गौरव? पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ, हाँ, बट ये हमको पता कैसे चलेगा? एरिया को अगर हम देखेंगे तो एरिया से हमको पता कैसे चलेगा गौरव? वो मैं समझ गया, लेकिन एरिया के बारे में पता कैसे चलेगा तुम्हें? ठीक है, यहाँ एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। ये तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम इसको एरिया से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं सर्कल के रेडियस से, जिसको हम लोग यहाँ पे कह रहे थे सर्कम रेडियस, उस रेडियस से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें एरिया के बारे में भी पता करना है ना कि इसमें इन दोनों में एरिया किसका ज्यादा होगा, तो उसके लिए तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसे ही रैंडम नहीं कह सकते हैं कि उसका एरिया, हेक्सागन का एरिया जो है उससे बड़ा होगा, ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है, ठीक है। यू विल हैव टू फाइंड आउट, समझ गए? तो इसमें क्या है ना, इसमें इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। मतलब आप अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रेज हो सकते हैं, ठीक है, कि मतलब आपने जो पैरेललोग्राम माना, ठीक है, फिर आपने इसको डायरेक्ट आपने इसको वो मान लिया, अगर आपने इसको पैरेललोग्राम माना तो आपने इसको रेक्टेंगल कंसीडर किया, मतलब ठीक है, हमको यही करना ही चाहिए, हाँ, क्योंकि ऐसे तो मान लो कि दोनों अपोजिट साइड्स अगर इक्वल रहेगा तो ही ये पैरेललोग्राम बन पाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, इसमें अगर क्वेश्चन को थोड़ा बदला जा सकता है, बदल दिया जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन। बट फिर भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अपने हिसाब से बोल दिया गया है कि यू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो 4 साइडेड फिगर फॉर्म होता है, फॉर्म करो और फिर बताओ क्या है। तो हम लोगों के लिए आसान हो गया, इसलिए हमने इसको बना दिया फटाफट कि भाई इधर से अगर मान लो यहाँ पे 4 है, 3 है, तो ये 5 है, मतलब 40 है, 30 है, 50 है, तो इधर से भी 40, 30 और ये 50 हो जाएगा,
है ना। तो ये बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना तो ये सवाल हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, खैर चलो, अभी चेंज नहीं है तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं इतना। इस सवाल को करके दिखाओ। ठीक है, इस सवाल को करके दिखाओ, बढ़िया सवाल है ये। आया। The in circle of a quadrilateral of perimeter 2p has radius r. What is the area of the quadrilateral? बेटा इन सब क्वेश्चन को ना देखोगे ना, बुक्स देखने जाओगे ना तो तुम खो जाओगे। बुक्स में बेवजह का मतलब खाली फॉर्मूला लिख दिया है कि इसका ये होता है फॉर्मूला, जरा जाओ अपना आंसर निकाल लो। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में तो हम फंस ही जाएंगे ना, बुक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसीलिए मैं तुम लोगों को इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता दिया करता हूं ताकि तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करो। राइट, है ना। कई बार क्या होता है कि अभी जो है ना, भारत में अच्छी किताबें बहुत है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे बच्चों को अच्छी किताबों के बारे में पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि कई ऐसे फील्ड हैं कि जिसमें बच्चे क्या होते हैं ना, अपने हिसाब से किताब ढूंढते हैं कि भाई सीडीएस की क्या किताब है। जैसे मुझे कोई कहता है कि सर अगर मुझे आप किताब किसी तरह का प्रिस्क्राइब करोगे कौन सा, तो मैं खुद की बुक को सबसे बेहतर बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैं तुम्हारे सामने बुक प्रेजेंट करूंगा तो मैं कहूंगा बेटा मैंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, इसको पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं अगर किसी बुक की बात करूंगा तो जो मुझे सही में राइटर्स लगते हैं, तो नॉर्मली जनरली क्या होता है, अर्थमेटिक्स के लिए या किसी और के लिए मैं आर एस अग्रवाल का नाम लेता हूँ। आर एस अग्रवाल की किताब में बहुत सारी चीजें हैं, वो लगभग हर चीज है जो तुम्हारी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं अर्थमेटिक्स की बात करूँ तो, ठीक है, क्यों उसमें क्या होता है कि उसमें मिनिमम से मिनिमम गलतियां हैं, बहुत कम गलतियां हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं ना, वो उस तरह का किताब है जिसमें क्वेश्चंस बन कैसे कैसे सकते हैं उसके बारे में बता दिया गया है। मतलब लेमन में अगर शुरू करे कोई बच्चा शुरुआत से और वो पूरा सॉल्व करे तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक्स सीख जाएगा कि उसको कैसे, मतलब जो अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस को किया जाता है। तो उस ऑथेंटिसिटी से कोई बहुत सारी किताबें नहीं बन पाती हैं, ठीक है। और आजकल क्या हो रहा है कि आजकल बड़े 2-2 साल मतलब कोई तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने के आजकल का पूरा क्राउड भी वैसा ही हो गया है। क्राउड क्या हो गया है कि तैयारी कर लेते हैं बच्चे, तो अपना खुद से 2 साल 3 साल तैयारी किया, पढ़ाई किया, और उसमें थोड़ा ठीक ठाक मैथ्स आ गया, मैथ्स में थोड़ा बहुत मार्क्स आ गया, मैथ्स क्या किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, मार्क्स आ गया और वो पढ़ाने निकल पड़ते हैं। नॉट बैड, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। लेकिन जब आप किताब लिख रहे होते हो ना, तो किताब में बहुत सारी ऐसी बातें होती है वो जो देना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। वो छपन छपाई वाली बात नहीं होती है कि उठाया वहां से उठाया यहाँ डाल दिया, इसमें उठाया वहां डाल दिया। तब तो आर एस अग्रवाल है ही ना हमारे सामने, ऑथेंटिक किताब में आर डी शर्मा तो है ही ना हमारे सामने, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, छपन छपाई वाली किताब चल रही है मार्केट में। और उस केस में मैंने जो नोटिस किया है, मैं तुम लोगों को बता सकता हूं, मैंने जो नोटिस किया है कि बहुत सारी किताबें ऐसी है कि जहां पे सॉल्यूशन मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो सॉल्यूशन केवल आंसर लिख के, क्योंकि वहां पे सीडीएस ने आंसर तो दे रखा है ना, चलो आंसर लिख के छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि नहीं मिला तो नहीं मिला, सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दिया, आंसर डाल दिया, चल गए पढ़े। क्यों? क्योंकि खुद लिखने वाले को ही नहीं पता है उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अगर वहां पे तोड़ा जाए क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व होगा वो लिखने वाले को भी नहीं पता होता है, ठीक है। बस लेकिन आनंद फानंद में जल्दबाजी में किताब निकाल के मार्केट में छोड़ देनी है। तो क्या है, मेरा ये कहना है कि कभी भी किताबें पढ़ना और कभी मन करे तो पहले ये सर्च करना है कि कौन सी किताब है, ठीक है, और कौन सी ऑथेंटिक किताब है। गो फॉर ओनली ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है। अब मैं बोल तो देता हूं बच्चों को कि जाओ फलाना पीवाईक्यू पढ़ लो, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब पीवाईक्यू में आते हैं ना, है तो ये बहुत ही आसान सा सवाल, लेकिन बच्चों को मैंने देखा है कि वो सवाल कर ही नहीं पाते हैं। मतलब उस बुक में भी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि क्यों हुआ है, कहीं से छाप दिया गया है कि भाई ये है पेरीमीटर, पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे आंसर आ जाएगा, क्यों आया ये नहीं पता। चलो मैं तुम्हें ये सवाल सॉल्व करके पहले दिखा देता हूँ। In circle of a quadrilateral of perimeter 2p has radius r. What is the area of the quadrilateral? मैंने रैंडम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, लो रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब जब मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया AB नाम का, AB
ठीक है, सी डी, और मैंने चारों तरफ ए बी सी डी में मान लो कि इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है, इसको मैंने सी मान लिया, और फाइनली इसको मैंने डी मान लिया, ठीक है, डी मान लिया। अब क्या होता है कि मुझे बोला गया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा अगर यहाँ पे पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल का 2p हो। पेरीमीटर का मतलब ए बी सी डी चारों का सम, ए बी सी डी अगर तुम्हारा 2p हो तो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा अगर रेडियस सर्कल का r हो जो कि इसके अंदर है। अब एक बात बताओ, अगर इसके अंदर हम लोगों ने सर्कल डाल दिया, समझना ये है सर्कल, इसके अंदर मैंने सर्कल डाल दिया, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर सर्कल डाल दिया तो अब तुम यहां पे देखो तो सर्कल पे ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर, और अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां तक सर्कल का हो गया रेडियस, यहां से यहां तक सर्कल का रेडियस, यहां से यहां तक सर्कल का रेडियस, यहां से यहां तक सर्कल का रेडियस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है, तो यहां एक ओ मान लो, यहां पे ए ओ बी नाम का ट्रायंगल बन गया। जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा, ठीक है, यहां पे बी ओ सी नाम का ट्रायंगल बना, जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा यहां पे सी ओ डी नाम का ट्रायंगल बना, और ये तो हमारा ए और डी ट्रायंगल है। तो अगर मैं सभी ट्रायंगल को अलग अलग यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो तुम देखोगे ए ओ बी को अगर तुम यहाँ पे सॉल्व करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालोगे तो ये होगा हाफ इंटू ए इंटू आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, ठीक है। तो ये a इंटू हाफ इंटू ए इंटू आर, तो मैंने यहाँ पे हाफ इंटू ए इंटू आर कर दिया, प्लस फिर से जब मैंने ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाला बी ओ सी, तो ये हो गया हाफ इंटू बी इंटू आर, ठीक है। जब मैंने ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाला हाफ इंटू सी इंटू आर, हाफ इंटू सी इंटू आर, ठीक है। और फाइनली लास्ट में जब मैंने ये वाला ट्रायंगल मतलब ए ओ डी निकाला तो ये डी है और ये रेडियस है, तो क्या हो गया हाफ इंटू डी इंटू आर, हाफ इंटू डी इंटू आर। तो तुम नोटिस करोगे कि हाफ और आर कॉमन ले लिया तुमने, तो हाफ और आर को जब कॉमन लिया तो ऊपर में क्या आ गया बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, डी। तो यहाँ पे हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऑलरेडी पेरीमीटर 2p के बराबर आया, और 2p के बराबर पेरीमीटर आया तो 2 और 2 कट गया, आंसर आ गया 2pr। 2 और 2 कट, मैं मल्टीप्लाई को ही काट देता हूँ, ठीक है, ये कट के आंसर आ गया pr, और इसीलिए हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा pr, ठीक है, pr। मतलब अगर शॉर्टकट में अब जैसे तुम सीख गए तो तुम्हें जो यूज करना है करो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक सीखे नहीं हो तब तक बुक में जाके देखोगे तो बुक में क्या कर दिया गया है कि अच्छा ऐसा कंडीशन जब भी आए तो आप क्या करो, ये जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पेरीमीटर अगर यहाँ पे 2p है तो आप ना p/2 कर दो इंटू आर कर दो, ठीक है, डायरेक्ट pr, ये हो जाएगा pr। कैसे हुआ, आधे बच्चे तो सोच में ही पड़ गए कैसे हो गया भाई, कुछ समझ ही नहीं आया। तो ऐसे ही कंडीशन में जहां बुक आप फेल हो जाएगा उस कंडीशन में कौन आपको मदद करेगा, कहां आपको हेल्प मिलेगा, उस कंडीशन में आपको हेल्प हमसे मिलेगा, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप समझ रहे हो? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती है, बस समझो, देखो, सीखो और करो, ठीक है। तो चलो इस सवाल को करके अब आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास। कल हम इससे आगे चलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स के बाकी ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना, और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करके मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री में से कोई सा भी मैं शुरू कर दूंगा। और आने वाले समय में नंबर सिस्टम की एक अलग से क्लास लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे नंबर सिस्टम की क्लास की बात कर रहे थे कि सर नंबर सिस्टम पढ़ा दो। हाँ करेंगे, नंबर सिस्टम भी करेंगे। चले बच्चे आगे बढ़े, आगे बढ़ना तो ठीक है, आप कल ही आगे बढ़ते हैं, रहने दो। चलो बस एक चीज जो मैं बार बार सबको बोलता हूँ, CDS 2022 फुल मैथमेटिक्स फुल मॉक टेस्ट, मैथमेटिक्स फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, अब तो काफी आगे बढ़ चुका है, 5 तारीख से शुरू किया था, ठीक है, ऑलरेडी 4 टेस्ट हो चुका है, 5वां टेस्ट का नंबर है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उन सबको और दे सकते हो। तो तुम्हें अगर टेस्ट देना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो इसका जो लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इसके थ्रू मेरे ऐप पे जाओ, तुम्हारा मैथमेटिक्स ऐप पे, उसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद
ठीक है, आराम से इनरोल कर लो, इनरोल करके तुम टेस्ट दो और टेस्ट देने के बाद देखो अपने अब स्थिति को तुम कहाँ, ठीक है, कितने पानी में। चलो गाइस, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, एंजॉय करो तब तक, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।